हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अब यदि आपके द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल की जाएगी, उस आईटीआर को ई वेरीफाई करना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे टैक्स पेयर होते हैं जिनके द्वारा आईटीआर तो सबमिट कर दी जाती है, लेकिन वो उसे ई वेरीफाई करना भूल जाते हैं और उनको ये लगता है कि हमारी आईटीआर जो है वो सक्सेसफुली फाइल्ड हो गई है। तो अब यदि आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं और इसकी वजह से आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अब यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो आईटीआर फाइल की जाएगी, तो उस आईटीआर को आपको कितने टाइम पीरियड के अंदर उसको ई वेरीफाई करना है। साथ ही यदि आप अपनी आईटीआर को टाइमली ई वेरीफाई नहीं करते हैं तो उस केस में आपको कौन कौन से ऐसे नुकसान हैं जो कि बियर करने पड़ सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। न्यू आईटीआर फाइलिंग ई वेरिफिकेशन रूल्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26। तो अब आपके द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल की जाएगी असेसमेंट ईयर 25-26 में, तो उस केस में आपको अपनी आईटीआर जो है उसको टाइमली ई वेरीफाई भी करना है। तो अब ई वेरिफिकेशन क्या होता है? तो ई वेरिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जहाँ पे आपके द्वारा जो रिटर्न फाइल की जाती है उस रिटर्न को इलेक्ट्रॉनिकली वैलिडेट किया जाता है। यानी कि आपके द्वारा जो रिटर्न फाइल की जाती है उसको 30 दिन के अंदर आपको ई वेरीफाई करना होता है। यदि आप 30 दिन के अंदर ई वेरीफाई नहीं कर पाते हैं तो उस केस में फिर आपकी आईटीआर जो है वो इनवैलिड कंसिडर की जाती है। नेक्स्ट है व्हेन आईटीआर फाइलिंग कंप्लीटेड। तो अब आपके द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल की जाएगी, तो वो आईटीआर किस केस में कंप्लीट मानी जाएगी? फर्स्ट है आईटीआर वेरीफाइड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, देन डेट ऑफ आईटीआर फाइलिंग विल बी ट्रीटेड एज डेट ऑफ अपलोडिंग रिटर्न। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा जिस डेट को रिटर्न सबमिट किया जाता है उस डेट से यदि 30 दिन के अंदर आप अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कर देते हैं तो उस केस में आपके रिटर्न फाइलिंग की डेट उस डेट को कंसीडर किया जाएगा जिस दिन आपके द्वारा इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके अपनी रिटर्न को सबमिट किया जाता है। नेक्स्ट है आईटीआर नॉट वेरीफाइड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ आईटीआर फाइलिंग, देन इट्स ट्रीटेड एज इनवैलिड आईटीआर एंड एक्चुअल डेट ऑफ आईटीआर फाइलिंग विल बी ट्रीटेड एज द डेट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा जिस डेट को आईटीआर सबमिट की जाती है उसके 30 दिन के अंदर यदि आप अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं कर पाते हैं तो उस केस में आपके द्वारा जो रिटर्न फाइल की जाती है वो रिटर्न आपकी इनवैलिड रिटर्न मानी जाएगी और जिस दिन आपके द्वारा एक्चुअल में उस रिटर्न को ई वेरीफाई किया जाता है वही डेट आपके रिटर्न फाइलिंग की डेट कंसिडर की जाएगी। लास्ट है इफ़ आईटीआर वेरीफाई ऑफलाइन, then period of 30 days will be counted from the date of receipt of ITR form at CPC center, not from the date of dispatch। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा जो आईटीआर फाइल की जाती है उसको यदि ऑफलाइन ई वेरीफाई किया जाता है तो उस केस में जिस दिन सीपीसी सेंटर को आपका आईटीआर फॉर्म रिसीव होता है उस दिन से 30 डेज काउंट किए जाएंगे, ना कि आपके द्वारा जिस दिन डिस्पैच किया जाता है आईटीआर फॉर्म सीपीसी को। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आपके द्वारा जो आईटीआर फॉर्म सेंड किया जाता है सीपीसी सेंटर बेंगलोर को, तो उसमें 5 से 10 दिन का टाइम लग सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी डेट ऑफ फाइलिंग जो है वो एडजस्ट होगी। तो इन रूल्स का आप जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है मोड ऑफ आईटीआर ई वेरीफाई। तो अब आपके द्वारा जो रिटर्न सबमिट की जाती है उस रिटर्न को आप 2 तरीके से ई वेरीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है आईटीआर ई वेरीफाई इलेक्ट्रॉनिकली, सेकंड ऑप्शन है आईटीआर ई वेरीफाई ऑफलाइन। तो अब यदि आपके द्वारा जो आईटीआर है वो ऑनलाइन ई वेरीफाई की जाती है तो उस केस में आपके पास कई सारे ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। फर्स्ट है आधार ओटीपी। तो अब यदि आप आधार ओटीपी के थ्रू अपनी रिटर्न ई वेरीफाई करते हैं तो आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होते हैं उस मोबाइल नंबर पे 1 टाइम पासवर्ड आता है, वो पासवर्ड आप एंटर करके अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई कर सकते हैं। सेकंड है नेट बैंकिंग चैनल। तो अब आप नेट बैंकिंग चैनल के थ्रू भी अपनी आईटीआर जो है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप नेट बैंकिंग में लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाने के लिए रीडायरेक्ट किया जाएगा। तो वहाँ जाके भी आप अपना ईवीसी जनरेट कर सकते हैं और इस तरीके से अपना रिटर्न जो है वो ई वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैंक एटीएम। तो आप क्या कर सकते हैं कि बैंक में जाके भी ईवीसी कोड जनरेट कर सकते हैं। देन आपके द्वारा जो ईवीसी कोड जनरेट किया जाता है उसको इनकम टैक्स की साइट पे जाके लॉगिन करना है और जो कोड जनरेट किया गया है उसको आपको एंटर करना है। तो इस तरीके से भी आप अपना रिटर्न जो है वो ई वेरीफाई कर सकते हैं। एंड लास्ट है प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट। तो अब यदि मान लो आपका कोई बैंक अकाउंट है जो कि प्री वैलिडेटेड है या फिर आपका कोई डीमैट अकाउंट है तो उसके थ्रू भी आप अपनी आईटीआर जो है उसको ई वेरीफाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट है ITR ई वेरीफाई ऑफलाइन। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा अपनी ITR जो है उसको ऑफलाइन ई वेरीफाई किया जाता है, तो उस केस में आपको ITR V की कॉपी निकालनी है और उसे प्रिस्क्राइब्ड मैनर और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सिस्टम बेंगलोर जो है वो सेंड करनी है। तो इस तरीके से आपके पास ये 2 ऑप्शन है, इन दोनों में से आप किसी भी तरीके से अपनी ITR जो है उसको ई वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट वेरीफाइंग योर ITR विद इन 30 डेज। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल की जाएगी, उस ITR को यदि आप 30 दिन के अंदर ई वेरीफाई नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में आपको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है जो कि बियर करने पड़ेंगे। फर्स्ट है रिटर्न इनवैलिड। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा रिटर्न सबमिट करने के 30 दिन के अंदर यदि आप अपनी ITR को ई वेरीफाई नहीं करते हैं, तो उस केस में आपकी ITR जो है वो इनवैलिड मानी जाएगी और उस ITR को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आगे प्रोसेस नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है लेट फीस अंडर सेक्शन 234F इफ फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा अपनी ITR जो है उसको ड्यू डेट के बाद में फाइल किया जाता है, तो उस केस में आपको सेक्शन 234F में लेट फीस का भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आपको 1000 रुपये की लेट फीस, और यदि आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की इनकम यदि 5 लाख रुपए से ज़्यादा है और उस केस में यदि आप अपनी रिटर्न टाइमली फाइल नहीं कर पाते हैं, तो आपको 5000 रुपये की लेट फीस का पेमेंट करना है। नेक्स्ट है रिफंड नॉट इशू। तो अब यदि आप अपनी ITR को 30 दिन के अंदर वेरीफाई नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में ना तो डिपार्टमेंट के द्वारा आपकी ITR प्रोसेस की जाएगी, और जब आपकी ITR ही प्रोसेस नहीं होगी तो उस केस में आपको कोई भी रिफंड जो है वो इशू नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। तो अब यदि मान लो आप अपनी ITR ड्यू डेट के बाद में फाइल करते हैं, तो उस केस में अगर आपको कोई कैपिटल लॉस है या हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है, तो उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है कंप्लाइंसेस इशू। तो कई बार ऐसा होता है कि यदि आपको बैंक से लोन लेना है या कोई ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपने कर रखे हैं जहां पे आपको अपनी ITR की कॉपी सबमिट करनी है, तो उस केस में यदि आपकी ITR ही फाइल नहीं होगी तो आपको कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट है नोटिस फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा अपनी ITR जो है वो फाइल नहीं की जाती है या ड्यू डेट के बाद में फाइल की जाती है, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आने के चांसेस भी हो सकते हैं, और साथ ही आपको फ्यूचर में पेनल्टी का भी पेमेंट करना पड़ सकता है। एंड लास्ट है कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट। द ई वेरिफिकेशन प्रोसेस कैन ओनली बी completed आफ्टर सबमिटिंग दिस कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट। वैलिडिटी सब्जेक्ट टू अप्रूव्ड बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी। तो अब आपके द्वारा जो रिटर्न सबमिट की जाती है उस रिटर्न को कंप्लीट तब माना जाएगा जब आपके द्वारा कॉन्डोनेशन की रिक्वेस्ट लगाई जाती है, और वो रिक्वेस्ट यदि इनकम टैक्स अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव्ड हो जाती है, तो उस केस में आपके द्वारा जो रिटर्न फाइल किया जाता है उसे ई वेरीफाइड माना जाएगा। तो इस तरीके से यदि आप अपनी रिटर्न को टाइमली ई वेरीफाई नहीं करते हैं, तो ये सारे लॉसेज है जो कि आपको बियर करने पड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो ITR फाइल करें, वो ITR आप ड्यू डेट से पहले फाइल कर ले, और ITR फाइल करने के 30 दिन के अंदर आप उसे ई वेरीफाई जरूर कर ले, अदरवाइज आपकी जो ITR है वो इनवैलिड कंसिडर की जाएगी। ITR वेरिफिकेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो अब आपके द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल की जाएगी असेसमेंट ईयर 25-26 में, तो उस केस में आपको ITR जो है उसको कितने दिन में ई वेरीफाई करना है, इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मिस्टर ए है जिसके द्वारा अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR 20 मई 2025 को सबमिट की जाती है। तो अब यहाँ पे मिस्टर ए को अपनी ITR को 19 जून 2025 से पहले या 19 जून 2025 तक ई वेरीफाई करना है। अब यहाँ पे मिस्टर ए के द्वारा अपनी ITR को 15 जून 2025 को ई वेरीफाई किया जाता है। तो इस तरीके से मिस्टर ए के द्वारा अपनी ITR को 30 दिन के अंदर ही ई वेरीफाई कर दिया जाता है, इसलिए एक्चुअल में ITR फाइलिंग की जो डेट है वो 20 मई 2025 कंसिडर की जाएगी। अब यहाँ पे मिस्टर ए को ना तो लेट फीस का पेमेंट करना है और ना ही इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, क्योंकि उसके द्वारा अपनी ITR जो है वो टाइमली फाइल की गई है। सेकेंड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि मिस्टर बी है जिसके द्वारा अपनी ITR को 20 मई 2025 को सबमिट किया जाता है। तो यहाँ पे मिस्टर बी को अपनी ITR को 19 जून 2025 तक ई वेरीफाई करना है, लेकिन मिस्टर बी के द्वारा अपनी ITR को 20 जून 2025 को ई वेरीफाई किया जाता है। तो यानी कि मिस्टर बी के द्वारा अपनी ITR जो है उसको 30 दिन के अंदर ई वेरीफाई नहीं किया जाता है, यानी कि 30 दिन के बाद में ई वेरीफाई किया जाता है। तो उस केस में एक्चुअल में रिटर्न फाइलिंग की डेट वो कंसीडर की जाएगी जिस दिन मिस्टर बी के द्वारा ITR को ई वेरीफाई किया जाता है। तो यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग की जो डेट है वो 20 जून 2025 कंसीडर की जाएगी।
तो अब यहाँ पे मिस्टर बी के द्वारा अपनी ITR को 30 दिन के अंदर ई वेरीफाई नहीं किया गया है, इसलिए उसकी ITR जो है वो इनवैलिड मानी जाएगी। लेकिन मिस्टर बी के पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि मिस्टर बी के लिए रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई 2025 है, इसलिए वो इस ड्यू डेट से पहले भी अपनी ITR जो है उसको फाइल कर सकता है। साथ ही उसे ना तो कोई लेट फीस का और ना ही इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। थर्ड एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मिस्टर सी है, जिसके द्वारा अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR 15 जुलाई 2025 को सबमिट की जाती है। तो अब यहाँ पे ITR ई वेरीफाई करने की डेट है 13 अगस्त 2025। तो यहाँ पे मिस्टर सी के द्वारा अपनी ITR को 10 अगस्त 2025 को ही ई वेरीफाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में रिटर्न फाइलिंग की जो डेट है वो 15 जुलाई 2025 कंसिडर की जाएगी। तो इस केस में मिस्टर सी को ना ही इंटरेस्ट और ना ही लेट फीस का कोई पेमेंट करना है। फोर्थ एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि मिस्टर डी है, जिसके द्वारा अपनी रिटर्न जो है वो 15 जुलाई 2025 को सबमिट की जाती है। तो इस तरीके से मिस्टर डी को 13 अगस्त 2025 तक अपनी ITR जो है उसको ई वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे मिस्टर डी के द्वारा अपनी ITR को 15 अगस्त 2025 को ई वेरीफाई किया जाता है। तो अब यहाँ पे मिस्टर डी के द्वारा जो ITR है वो 30 दिन के बाद में ई वेरीफाई की जाती है और ड्यू डेट के बाद में ई वेरीफाई की जाती है। तो इस तरीके से मिस्टर डी के द्वारा जो ये रिटर्न फाइल किया गया है ये इनवैलिड ITR मानी जाएगी। तो अब यहाँ पे मिस्टर डी के पास ये ऑप्शन है कि वो अपनी रिवाइज्ड ITR फाइल कर सकता है, लेकिन मिस्टर डी की जो रिवाइज्ड ITR है वो सिर्फ न्यू टैक्स रेजिम में ही फाइल की जाएगी। साथ ही यहाँ पे मिस्टर डी को लेट फीस का भी पेमेंट करना पड़ेगा। यदि उसकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो 5,000 रुपए की लेट फीस, और यदि उसकी इनकम 5,000 रुपए से कम है तो 1,000 रुपए की लेट फीस का पेमेंट करना है। और साथ ही यदि मिस्टर डी की कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तो उस केस में उसका जितना टैक्स बन रहा है उस पे उसे सेक्शन 234A, B और C में इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना है। तो इस तरीके से अब आपके द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल की जाएगी तो वो ITR आपको टाइमली यानी कि ड्यू डेट से पहले ही फाइल करनी है, ताकि आपको कोई भी इंटरेस्ट और लेट फीस का पेमेंट ना करना पड़े। और ITR फाइल करने के 30 दिन के अंदर उसे ई वेरीफाई ज़रूर करना है, ताकि आपकी ITR इनवैलिड ना हो। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।